बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ से शुरू हो रही है, तो जो मौजूद लोग हैं वो भी और जो बाद में इससे इस्तेफादा करना चाहेंगे के लिए भी हम जो बुक यूज़ कर रहे हैं बेसिकली इसका जो मैकेनिज़्म है, आज हम चैप्टर 13 यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कशंस करेंगे इंशाल्लाह। और इसका जो मैकेनिज़्म है, एंड ऑफ द चैप्टर रिव्यू, हम यहाँ से बात स्टार्ट करेंगे और फिर थ्योरी की तरफ जाएंगे। यानी दो पॉसिबल ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है कि थ्योरी से प्रैक्टिस की तरफ मूव किया जाए, और दूसरा ये है कि प्रैक्टिस से बात स्टार्ट की जाए, जहाँ जैसे पॉसिबल हो थ्योरी डिस्कस की जाए और उसके बाद जो है फिर एक दफ़ा जो है स्लाइड्स वगैरह वो गो थ्रू कर लिया जाए, ताकि कोई चीज़ जो है वो मिस ना हो जाए और थोड़ी सी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। तो अगेन जो मैकेनिज्म है इस बुक के अंदर के एंड ऑफ द चैप्टर रिव्यू के बाद जो है डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम होती है। डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम जो है बेसिकली ये हमें डिटेल्स में चीज़ें जो है वो बता रही होती है। तो डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम में इन्होंने एक सवाल दिया है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और एक लिहाज से इंस्ट्रक्शंस के बाद यहाँ तक जो है सवाल कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद जो है उसका सोल्यूशन है। तो ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर जो सवाल दिए है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन इसमें हमें काम की चीज़ें भी मिलेंगी। मिसाल के तौर पर इसमें जो हम देख रहे हैं, ये अभी हमारी स्क्रीन पे जो चीज़ मौजूद है, ये कहलाती है एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, या दूसरे अल्फाज में इसको कैश फ्लोज स्टेटमेंट भी कहते हैं। सही, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज या कैश फ्लो स्टेटमेंट। अच्छा, अब इसमें बेसिकली जो चीज़ समझने की है वो मुख्तसरन हम यहाँ भी बात करते हैं, और फिर एंडिंग में भी जो है वो अलग बात कर लेंगे। ये जो आपके सामने अभी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, दिस इज़ अ फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर वन, दिस शुड बी, ये चीज़ जो है बिल्कुल आपके जहन में फोकस हो जाए कि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर कितनी मेन हेडिंग्स हैं, यानी कितने इसके कैटेगरीज हैं। इसमें सबसे पहले आप देखेंगे ये जो, अच्छा अगेन इसमें अगेन हम दोबारा शुरू कर लेते हैं, अगरचे बात जो है बहुत कॉमन है अब तक अकाउंटिंग की, आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, और पिछले कोर्स में भी आपने अकाउंटिंग पढ़ा था, बेसिक अकाउंटिंग या प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें ही ये चीज़ कवर हो जानी चाहिए कि सबसे ऊपर आपका हेडिंग 1 जो है वो कंपनी नेम होता है। सही, यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रो प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन, ये कंपनी का नाम जो है सबसे पहले आ जाएगा। आप मिसाल के तौर पर आप अपने नाम की कंपनी बना रहे हैं तो आप अपने नाम सबसे ऊपर लिख लेंगे। मिसाल के तौर पर जो है वो रोहान एंड को, या जो है वो उमर एंड को, तो जो भी कंपनी का नाम है सबसे ऊपर टॉप पे जो है वो आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा। दूसरे नंबर पे अकाउंटिंग का कोई भी हम स्टेटमेंट या कोई भी चीज़ बना रहे होंगे उसका नाम आएगा। तो अभी ये चूंकि स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज है, या कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम इसको नॉर्मली कहते हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज जो है दिस इज द हेडिंग ऑफ द, और सेकंड हेडिंग दिस इज अबाउट द स्टेटमेंट। ये क्या है, जिस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, तो ये हमें सेकंड हेडिंग से पता चल जाता है। थर्ड हेडिंग जो है बेसिकली हमें बताता है कि ये किस पीरियड से मुताल्लिक है। सही, जो पीरियडिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो उसमें जो फॉर द ईयर एंडेड December 31st 2011, इसमें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर दिया हुआ है। आप जो है वो 2023, 2024, 2026 जब जब भी बना रहे होंगे उसका वो आप दे देंगे। नॉर्मली ये जो है ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने पे बनता है, तो नॉर्मली लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आता है। सही, इसमें और इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग्स में तकरीबन सिमिलरिटी है, फॉर द पीरियड एंडेड या फॉर द ईयर एंडेड का वर्ड आ रहा होगा, या फॉर द क्वार्टर एंडेड वगैरह का वर्ड आ रहा होगा, लेकिन जो बैलेंस शीट है वो एज ऑफ के नाम से आ रही होती है। सही है ना, वो स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन है कि करंट क्या पोजीशन है, और ये जो है ये पूरे पीरियड की रिपोर्ट्स हैं कि पूरे पीरियड में जो है वो क्या कारस्तानियां की, क्या अच्छाइयां की, क्या बुराइयां की, वो सारी चीजें इसमें आ रही होंगी। तो ये तीन हेडिंग्स ऑलरेडी हमें पता होनी चाहिए एज अकाउंटिंग स्टूडेंट, कि ये तीन हेडिंग्स हर चीज के साथ, अकाउंटिंग का जो भी आप रिपोर्ट बना रहे होंगे, जो भी स्टेटमेंट बना रहे होंगे, जो भी जनरल, इवन जनरल एंट्री के अंदर भी जो है वो नॉर्मली जो है वो इस तरह की चीज़ों को कंसीडर करते हैं। तो ये हेडिंग्स जो है वो कंपलसरी हैं प्रॉपर अकाउंटिंग के अंदर, इसको मस्ट समझा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें कि इसमें बेसिकली ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने शुरू किया है, ये एक अच्छी चीज़ है कि हमें पूरा स्टेटमेंट जो है पहली ही नज़र में आ गया। और डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम का फ़ायदा यही है कि वो जो है हमें एक
जो है वो सिचुएशन सामने देता है। तो अब यहाँ पर आप देखें, अभी ज्यादा डेप्थ में ना जाएं, जस्ट जिन चीजों को मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ उसको फोल्ड कर लें, फोकस कर लें कि कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ द एक्टिविटीज विद इन द कैश फ्लोज के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इसको आसान करने के लिए, आसान अल्फाज में समझने के लिए आप ये कर लें कि इसमें वो तमाम चीजें आएंगी जो इनकम स्टेटमेंट से मुताल्लिक होती हैं। इसके हवाले से हम जब एक दफा बाकी चीजें भी डिस्कस कर लेंगे, फिर शायद दोबारा बात करें या भी कर लें कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दिस इज वन। एंड नंबर टू, आप बोल्ड आइटम यहाँ पर दूसरा देख रहे हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। भाई ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में वो तमाम चीजें आएंगी जो कि अभी फर्दर हम वन बाय वन हेड को भी देखेंगे, लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ एक होलिस्टिक पिक्चर, ओवरऑल पिक्चर जो है वो आपके सामने आ जाए। तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बाद जो दूसरी टाइप की एक्टिविटीज हमारे पास हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यानी ऐसी एक्टिविटीज जो इस इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज कहलाएंगी। वो क्या होंगी? नॉर्मली ये नॉन करंट एसेट्स, सही, जो ऑलरेडी मैंने वीडियो भी आपसे शेयर किया उसमें भी इस चीज़ को उन्होंने एम्फेसाइज किया है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की यही फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कैश फ्लो स्टेटमेंट की वीडियो थी, तो उसमें भी उन्होंने इसको हाईलाइट किया है एक सीनियर प्रोफेसर ने कि कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आर बिलोंग टू दी नॉन करंट एसेट्स, नॉर्मली लॉन्ग टर्म एसेट्स जिन्हें हम कहते हैं या नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो अब उसमें कैश की, कैश फ्लोज हमेशा ताल्लुक रखते हैं कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज से, जो कि आपने पढ़ा होगा कि कैश बुक के अंदर मैनेज हो रहे होते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर हम उसकी समराइज व्यू सामने ला रहे होते हैं। तो कैश फ्लोज फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इसकी फर्दर डिटेल हम बाद में पढ़ सकते हैं। और लास्ट एंड थर्ड कैटेगरी इज कैश फ्लोज फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सही, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है वो आपकी ये वो एक्टिविटीज होंगी जो आपके बैलेंस शीट के नॉन करंट लाइबिलिटीज या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और इक्विटीज को कवर कर रही होती हैं। तो ये जो है ये जो है आपको जो प्रोफेसर वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, उन्होंने ये कुछ पॉइंट्स बताए थे, याद रखने के लिए आप इनसे हेल्प ले सकते हैं। सही। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हम डिटेल में आते हैं। यहाँ तक किसी को कोई इशू? टोटल हमने पढ़ा, अब तक जो पढ़ा उसको समराइज करें कि मेनली कैश फ्लो के अंदर तीन तरह की एक्टिविटीज को हम मॉनिटर कर रहे होते हैं, तीन हेडिंग्स कम से कम होंगी, तीन कैटेगरीज होंगी जो भी। नंबर वन इज कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो इनकम स्टेटमेंट आइटम्स पे मुश्तमिल होगी। दूसरी कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वो जो है वो आपकी इन्वेस्टमेंट से यानी लॉन्ग टर्म एसेट्स से रेलिवेंट होंगी। मिसाल के तौर पे आपने कोई मशीनरी खरीदी है, बेची है, या आपने कोई बिजनेस खरीदा बेचा है। और आखिरी जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और इक्विटीज पे मुश्तमिल होंगी। अच्छा जी, अब इसमें अगर हम डिटेल में आए तो इसमें कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से इन्होंने बात शुरू की है। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड ऑफ कैश फ्लोज, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है, बाकी एक्टिविटीज में इतना मसला नहीं है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमारे पास दो मेथड हैं इसको तैयार करने के, इसको बनाने के। एक मेथड जो है वो कहलाता है, एक मेथड है वो कहलाता है कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड, और एक कहलाता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड के हवाले से आप स्केल में ये बात रहे कि डायरेक्ट मेथड जो है ये बेसिकली अभी हम जो देख रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से स्टार्ट होगा। इनडायरेक्ट मेथड जो है वो नेट सेल्स से स्टार्ट होगा। तो ज़्यादा फोकस जो है हमारा फिलहाल डायरेक्ट मेथड पे होगा, लेकिन ये चीज़ आपके इल्म में रहे कि इनडायरेक्ट मेथड जो है वो दुनिया भर में ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। 97% या यानी काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल जो है वो इनडायरेक्ट मेथड का है, जो कि नेट सेल्स से स्टार्ट होगा। जब हम स्लाइड्स में गो थ्रू करेंगे तो हम देखेंगे नेट सेल्स में कुछ चीज़ें प्लस करनी होंगी, कुछ चीज़ें माइनस करनी होंगी, और हमारे पास जो है वो एंडिंग कैश बैलेंस आ जाएगा। तो अभी लेकिन हम चूंकि डायरेक्ट मेथड पे बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड जो है कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर से स्टार्ट हो रहा है। और इसमें जो है वो हमारे पास अगेन
पॉसिबल दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक ये कि हम बहुत डिटेल में जो है वो, यानी आपको जो सवाल दिया जाए उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हो, बहुत ज़्यादा तफसीलात हो, और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा तफसीलात ना हो, आपको डायरेक्ट बता दिया जाए कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स कितना है और आपने उसको जवाब दे दिया। लेकिन अगर डिटेल हो, मिसाल के तौर पर कैश रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिट सेल्स, ये सारी तफसीलात हों और उसको प्लस माइनस करना हो, तो ये जो ए छोटा सा आपको जो है ब्रैकेट में नज़र आ रहा है, स्मॉल ए, तो ये जो है बेसिकली इसकी वर्किंग को शो कर रहा है, और ये वर्किंग हम यहाँ देख सकते हैं। सही, अगेन अकाउंटिंग के प्रीवियस मैकेनिज्म्स में, प्रीवियस लर्निंग्स में आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि हमें कभी वर्किंग करनी पड़े तो हम इसको W1 या इस तरह जो है ABCD करके भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपके पास डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर उन्होंने ए शो किया है, और ए के अंदर अगर हम देखें तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स की हेडिंग के अंदर उन्होंने नेट सेल्स ली है। फिर इसके अंदर एड बैक किया डिक्रीज्ड इन अकाउंट रिसीवेबल, यानी अकाउंट रिसीवेबल जो साल के शुरू में था और साल के आखिर में था, उसमें जो डिफरेंस आया वो यहाँ पर इन्होंने वर्किंग में शो कर दिया। तो ये जो है, अगर वर्किंग्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम ABCD, E, F और G और H यहाँ जो आपके सामने आ रहा है, ये सारी उसकी वर्किंग्स हैं। लेकिन मेन जो हमारा मेन जो सिस्टम है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐड की जाएंगी, तो सबसे पहले अब ये चीज़ आपके लिए नोट करने की है, अगर आप नोट करना चाहें तो इसमें नॉर्मली दो चीज़ें जो है वो आप ऐड करते हैं। कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर नॉर्मली दो चीज़ों को आप ऐड करते हैं। नॉर्मली सबसे पहले कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, सही, क्योंकि कैश फ्लो का जैसा कि नाम से जाहिर है कि इनफ्लोज और आउटफ्लोज पे बात कर रहे हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की आपकी सारी दारोमदार, आपकी सारी जो है वो बेस किस पे होती है, आपके कस्टमर से आपकी रिसीविंग कितनी है। आपने मिसाल के तौर पर 1 करोड़ का माल बेचा, लेकिन रिसीव जो है वो आप 10 लाख भी नहीं कर पाए, तो ये फिर आपका कैश फ्लोज जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर आपने जो है वो 50 लाख का माल बेचा और 49 लाख रिसीव कर लिए, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स जो है, ये जो भी अमाउंट होगी 49 लाख यहाँ पर आ जाएगी एज इट इज। तो ये जो है, ये कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स सबसे पहले जो इसमें एंट्री होती है, और ये पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि ये हमने ऐड करनी है। आगे कुछ अमाउंट्स आएंगी जो लेस करनी होगी, जो यहाँ ब्रैकेट में नजर आ रही हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि अकाउंटिंग में ब्रैकेट का मतलब जो है वो नेगेटिव है, ब्रैकेट का मतलब है कि इसको लेस करना है। तो अभी फिलहाल जो है हमने सबसे पहले ऐड वाली एंट्रीज को जो है फोकस करना है। तो ऐड में नॉर्मली 2 या 3 एंट्रीज जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, इसमें मेरा ख्याल है कि कोई इबाहम किसी का नहीं होगा कि जस्ट हमने कस्टमर से कितना कैश रिसीव किया है। ये इसमें आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा जो है वो है इंटरेस्ट रिसीव। खुदा न खास्ता आपने कोई सूदी कर्जा किसी को दिया है, और उसके नतीजे में आपने, यानी बिजनेस के में जो है वो सूदी कर्जा किसी को दिया है, और अल्लाह ना करे कि आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों। हम जस्ट पढ़ने की हद तक जो है इसको पढ़ेंगे, और ताकि बहरहाल इसको अल्टरनेट इस्लामिक वे में जो हम काम करें। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड का अगर ट्रांजैक्शन हो और इंटरेस्ट जो है वो आपने खुदा न खास्ता रिसीव किया हो, तो वो भी इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक, अकाउंटिंग सिस्टम के मुताबिक कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर, चूंकि ये कैश रिसीव हुआ है और ऑपरेशन से हुआ है, तो ये और इनकम स्टेटमेंट के अंदर ही हम इसको लेकर जाते हैं। अगेन वही डेफिनेशन भी आप सामने रखेंगे कि ऑपरेशंस से जो, यानी इनकम स्टेटमेंट, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के जो आइटम्स हैं वो आप सारे के सारे जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में लेकर आते हैं, तो वो आप यहाँ पर शामिल करेंगे इंटरेस्ट रिसीव। अच्छा, ये डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर इन्होंने ये सिर्फ 2 चीजें दी हैं। तीसरी चीज मैं आपको एक और लिखवा रहा हूँ, आप चाहें तो लिख लें, इसको नोट कर लें ताकि बाद में काम आ जाए। कि आपने किसी दूसरी, आपकी कंपनी है मिसाल के तौर पर आलियान एंड कंपनी, सही, आपके क्लास फेलो की कंपनी है, उन्होंने जो है वो आगे किसी और कंपनी, मिसाल के तौर पर हमजा एंड कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब आलियान एंड कंपनी का जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे होंगे, तो हमजा एंड कंपनी ने अगर कोई डिविडेंड दिया है, अपना कोई प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आलियान एंड कंपनी के जब हम कैश फ्लो बना रहे होंगे, तो वो डिविडेंड रिसीव्ड भी जो है वो इनकी इनफ्लो का पार्ट होगी, क्योंकि दिस इज ऑल्सो दी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सही, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो है ये ऑलरेडी दोबारा शामिल की जाएगी, इसको जो है वो शामिल किया जाएगा। तो यहाँ तक आने के बाद जो है हमें एक
अमाउंट सामने आ गई, इसको जब हम टोटल करेंगे ऊपर तमाम कैश रिसीव्ड को, तो इसको आपको पता ही है अकाउंटिंग में अगले कॉलम में जब हम इसको टोटल कर लेंगे तो वहां पर हेडिंग थोड़ा सा आगे से आएगी, यानी ये यहाँ पर आपको 5 स्पेसर, फिर दूसरा, फिर जब नेक्स्ट मूव कर रहे हैं तो कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी कि ये कैश जो है वो हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के जरिए मिल सका है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ने हमें ये कैश फराहम किया है। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। अब यहाँ से जो है ये नेगेटिव होने शुरू होगा, आप यहाँ से देखेंगे ये ब्रैकेट में आ रही है अमाउंट्स, इसका मतलब है कि दीज आर दी नेगेटिव अमाउंट्स, या ये अमाउंट्स जो है ये लेस होंगी ऊपर वाली अमाउंट से। लेकिन पहले हम इन सबको एक जगह लिख रहे हैं, उसके बाद अगले कॉलम में ले जाके जो है फिर इसको अगेन वो करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो है वो कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। आप अगर गौर करें तो किसी भी बिजनेस को चलाया ही नहीं जा सकता जब तक आप अपने सप्लायर्स को पेमेंट्स ना करें। मिसाल के तौर पर आपने ऊपर माल जो है वो बेचा है, किसको बेचा है? कस्टमर्स को। और कस्टमर्स को बेचने के बाद जो है वो आपको उसके नतीजे में रिकवरी हुई है, लेकिन वो माल आया कहाँ से था? आपने घर में भी बैठ के बनाया हो तब भी माल तो जाहिर सी बात है उसका रॉ मटेरियल या कुछ ना कुछ जो है वो आपने सप्लायर से परचेज किया होगा। तो जाहिर सी बात है उन सप्लायर्स को पेमेंट करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लाजमी है। तो कैश पे किया होगा जब भी सप्लायर्स ने अगला माल दिया होगा। तो पूरे साल की जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने बैठे हैं तो इसमें जो है वो आप इग्नोर नहीं कर सकते किसको? सप्लायर्स को। और दूसरी बात कि जब आप सप्लायर्स से माल खरीद लेंगे तो अब आप अकेले बहुत बड़ी कंपनी या ढंग का कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, आपको आगे एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे, अपने मुलाजमीन रखने पड़ेंगे, अपने मददगार रखने पड़ेंगे। तो इन दोनों को अलग अलग भी शो किया जा सकता है, एक साथ भी शो किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ वर्किंग सी के अंदर देखें तो वर्किंग सी यहाँ पर ये शो कर रहा है कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, हेडिंग डाल दी, फिर उसमें कैश पेड टू परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज। तो ये परचेजेस ऑफ मर्चेंडाइज किससे होती है? सप्लायर्स से। सही। तो सप्लायर्स से सप्लायर्स से जो है कैश यानी मर्चेंडाइज जो है वो आप परचेज कर रहे हैं सप्लायर से, तो कैश पेड टू सप्लायर के अंदर आएगा। और ये जो है ये सारा इन्होंने वर्किंग करके शो किया कि कितनी अमाउंट इन्होंने जो है वो सप्लायर से वो की। सही है। शुरू में कितनी थी, फिर उसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ये सारी वर्किंग्स करके। तो इतनी डिटेल में भी आ सकता है, लेकिन नॉर्मली इतनी डिटेल में आने का इम्कान कम है। अच्छा जी, फिर उसी तरह जो है फर्दर वर्किंग इन्होंने कैश पेड टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके जो है वो एम्प्लॉयज, सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज के भी हवाले से वर्किंग की। तो अगेन हम ऊपर आ जाते हैं समराइज व्यू में या इजी व्यू में के अंदर। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा है कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। सही। अगेन मैंने बताया कि ये डिटेल में भी हो सकता है, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर बहुत डिटेल में दिया गया है, तो हमें यहाँ पर जो है ये चीज नजर आ रही है। इसका सवाल भी जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप देखना चाहें तो सवाल क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से कैश कितना रिसीव हुआ, तो ये वर्किंग ए के अंदर हमें बताया गया कस्टमर से कितना कैश रिसीव हुआ। इसी तरह तो लेकिन सिंप्लीफाइड वे में भी आ सकता है, जस्ट यानी आपको डेटा दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इससे जो है आप कैश फ्लो स्टेटमेंट वगैरह बना लें और उसमें जो है इन 3 हेडिंग्स का ख्याल रखें कौन सी चीज़ कहाँ पर आएगी। तो सिंप्लीफाइड भी हो सकता है और की दुआ भी की जा सकती है कि सिंप्लीफाइड हो। अच्छा जी, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज की बात आ गई। उसके बाद जो है इंटरेस्ट पेड, यानी खुदा न खास्ता आपने कोई सूदी कर्जा लिया है तो वो भी ऑपरेटिंग यानी आपके इनकम स्टेटमेंट का पार्ट होता है। तो उसको जो है वो आप यहाँ पर माइनस में लिखेंगे कैश इंटरेस्ट पेड। सही। ऊपर वाला इंटरेस्ट रिसीव था, यहाँ पर इंटरेस्ट पेड है। उसूली तौर पर दोनों गलत हैं, लेकिन हमें यहाँ पढ़ने की हद तक जो है इसको देखना है। अच्छा जी, इनकम इनकम टैक्स पेड। नहीं, गवर्नमेंट को जो है वो आप जब बिजनेस कर रहे होते हैं किसी इलाके में, किसी मुल्क में, तो किसी इलाके में, अच्छा ये जो एडमिट का ऑप्शन किसी और के पास भी आ रहा हो तो व्यू लॉबी पे जाके एडमिट कर दिया करें। मैं थोड़ा सा पढ़ाने पे फोकस कर लूंगा तो ज़्यादा अच्छा है। उसमें तो मतलब में जूम में तो को होस्ट बनता है, यहाँ पर क्या मैं कहता हूँ। अच्छा जी, पहले हम फोकस करते हैं अगेन।
अच्छा जी, तो यहाँ तक हम पहुंच गए थे इनकम टैक्स पेड। तो ये जो है ये सारा हमारा ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग में बहुत ज़्यादा चीज़ें फिलहाल हमारे पास जो आ रही हैं, जो हम लर्न कर सकते हैं। आसान आसान सी चीज़ें, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स ऐड होगा, फिर इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। यहाँ पर डिविडेंड का तस्करा नहीं है, लेकिन डिविडेंड रिसीव है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें ऐड होंगी। कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये हमारे पास टोटल आ गया। फिर उसमें से हमने माइनस कर दिया कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज, और नेक्स्ट जो है इंटरेस्ट पेड करके और इनकम टैक्स पेड करके, ये टोटल जो माइनस वाले अमाउंट है इन सबको टोटल किया। टोटल माइनस करने वाली अमाउंट हमारे सामने आई, जैसे यहाँ पर आया कैश डिसबर्स्ड फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये इन्होंने हेडिंग डाली है। और नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या कैश फ्लो जो है हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, अगर पॉजिटिव आया है, हम इसकी वर्डिंग जो है वो नेट कैश प्रोवाइडेड का वर्ड यूज कर रहे हैं, सही। लेकिन अगर हम नेगेटिव बैलेंस आए, टोटल बैलेंस नेगेटिव आए, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे यूज्ड फॉर का वर्ड आ रहा है। तो इस वर्डिंग्स को आप देख लें। सेंस यानी वर्डिंग्स आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन वो सेंस क्लियर होना चाहिए, सही कि सेंस क्या है, क्या वो है, सही। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के डायरेक्ट मेथड के थ्रू जो है वो हमने सीखा कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विद डायरेक्ट मेथड जो है वो किस तरह किया जा सकता है। और इसमें हमने रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स से स्टार्ट किया, इंटरेस्ट रिसीव किया, और डिविडेंड रिसीव करने के बाद जो है ये अमाउंट हमारे पास आ। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो बात हो तो आप कर सकते हैं, अपना माइक वगैरह ऑन कर सकते हैं, तो इस पे बात की जा सके। अदरवाइज फिर हम आगे मूव करेंगे इंशाल्लाह। क्लियर है सब? खामोशी के दो मतलब होते हैं कि सब समझ आ गया या फिर समझ नहीं आया। मेरे ख्याल में दूसरा मतलब ज्यादा गालिब, कि कुछ समझ नहीं आया। अच्छा चलें, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हम कितने मेथड से निकाल सकते हैं इसके बारे में कौन बताएगा? हाउ मैनी ऑप्शंस वी हैव, यानी कैश फ्लोज कि कौन कौन मेन दो टाइप है जिसको हम कह सकते हैं। और मेनली वो फर्क ऑपरेटिंग के अंदर ही है, बाकी दोनों सेम है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सेम है। सर एक स्टूडेंट जो है वो वेट कर रहे हैं उसका ज्वाइन करने का, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, आप में से किसी के पास नहीं ऑप्शन आ रहा है इसको रिक्वेस्ट एक्सेप्ट का? नहीं सर। चलिए कोशिश कर लेते हैं, कहाँ है यार। हम्म, नहीं मेरे ख्याल है कि अगर थे भी तो वो इन कर चुका मैं। आप कंफर्म कर लें उनसे। हाँ, अभी एक आए हैं, चल सही, लॉबी। जी, तो कैश फ्लो हमारे पास मेनली दो तरह के हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और ये डिफरेंस जो है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर डायरेक्ट मेथड जो अभी हमने पढ़ा डिटेल में डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर, वो कैश रिसीव से स्टार्ट होता है, कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर से। ये आपके सामने जो अभी हाईलाइट करके मैंने सिलेक्ट करके पोर्शन रखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड ऑफ द कैश फ्लो, एंड ओनली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज डिफरेंट इन दिस मेथड। बाकी जो रिमेनिंग एक्टिविटीज हैं, दो अलग एक्टिविटीज हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, उन एक्टिविटीज के दरमियान डायरेक्ट मेथड हो या इनडायरेक्ट मेथड हो कोई डिफरेंस नहीं होता, सही। और ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इनडायरेक्ट मेथड होता है। इनडायरेक्ट मेथड जो है वो निस्बतन आप कह लें कि ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अगरचे रिकमेंडेड जो है वो एक अकाउंटिंग सिस्टम है जो कहलाता है GAAP, गैप। तो ये जो है ये यूएस का सिस्टम है, और इसके मुताबिक जो है वो डायरेक्ट मेथड जो हमने पढ़ा है ये ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो है लोग इस बात को नहीं मानते, प्रैक्टिकल लाइफ वाले जो है इनडायरेक्ट मेथड को
क्योंकि वो इनकम स्टेटमेंट के बाद से स्टार्ट होता है, कुछ चीज़ें उसमें ऐड बैक होती हैं, चीज़ें ऐड होती हैं, कोई लेस होती हैं, तो वो जो है वो मेथड जिस लोगों को आसान लगता है वो कर लेते हैं, लेकिन मुश्किल तो ये भी नहीं है। तो अभी हमने पढ़ा है, किसी को कोई मुश्किल लगी है इसमें, कोई बात ऐसी हो जो ना समझ में आई हो, कोई मुश्किल लगी हो तो पूछ लें, ताकि अदरवाइज फिर हम आगे मूव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इस तरह करें कि हम सर जी सर जी सर जब लाइबिलिटी कम होगी तो माइनस होगी ना ऑपरेटिंग में? ये लाइबिलिटी कम होगी तो माइनस होगी। अच्छा, लाइबिलिटी इसको सबसे पहले तो ये समझ लेना, लाइबिलिटी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में कौन से पार्ट पे आती है? लाइबिलिटी जो है वो इनकम स्टेटमेंट में आती है या बैलेंस शीट में आती है? सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लो। बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आती है तो बिल्कुल सही। जब बैलेंस शीट में आती है ना तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है वो, सही है। लाइबिलिटीज जो है वो नॉट पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो यहाँ पर जो है वो हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, सही। यहाँ पर आप कहेंगे कि ये जो हमने सप्लायर्स की बात की है इसका ताल्लुक तो लायबिलिटी से है, तो यहाँ समझ लें कि जो हम परचेजेस, अकाउंटिंग की बेसिक एंट्रीज के अंदर हम परचेजेस के नाम से जो चीजें रिकॉर्ड करते हैं ना, जो इनकम स्टेटमेंट की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर जाती है, उसका तस्करा है। लायबिलिटी का जो है वो ताल्लुक नॉर्मली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से है, यानी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी से है, तो वो यहाँ पर परचेजेस के अंडर में जाके हो रही होगी, सही। अच्छा, आप जो है वो सवाल ये कर रहे थे कि लाइबिलिटी में कमी हो तो हम कहाँ रिकॉर्ड करें, ऐसे ही। जी सर। लाइबिलिटी में कमी हो तो अब यहाँ पर अगर हम देख लें कि सप्लायर्स को मिसाल के तौर पर साल के शुरू में देने थे 1 लाख रुपए, और साल के आखिर में जो है वो देने हैं 50,000 रुपये, लाइबिलिटी में कमी हुई। तो उसूली तौर पर कैश में हमारा जो कैश है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ? बिल्कुल सिंपल लेमन लैंग्वेज में आ जाता है। कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश की बात कर रहे हैं। तो पहले 1 लाख देने थे साल के शुरू में, साल के आखिर में 50,000 देने, तो निस्बतन इस सेगमेंट में हमारा कैश कम इस्तेमाल हुआ, ज्यादा इस्तेमाल हुआ? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है ये, तो इस सेगमेंट में हमारा पैसा ज्यादा इस्तेमाल हुआ इस वक्त, सही है। ज्यादा इस्तेमाल हुआ तो फ्लो जो है वो माइनस होगा ना। जब लाइबिलिटी यानी सप्लायर्स को आपने पैसा निस्बतन ज्यादा दे दिया, जो पिछले साल के मुकाबले में उनकी लायबिलिटी कम हो गई, तो इसमें आपके कैश में कमी हो गई ना। पहले 1 लाख था, फिर 50,000 रह गया, तो वो कैश जो आपका कम हो गया, तो इस लिहाज से जो है आपकी माइनस फिगर में आएगा, यानी ये माइनस में जाएगा वहाँ, सही है। तो यहाँ तक हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हवाले से पढ़ा और आप लोग उम्मीद है समझ गए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वाला जो है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाला सेगमेंट है। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ऊपर वाला इसीलिए थोड़ा सा हाइड कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए कि नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, ये निस्बतन सिंपल है, इतना मसला नहीं है। मिसाल के तौर पर इसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी प्लांट में होती है, मशीनरी में होती है, यानी नॉर्मली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की इसमें बात हो रही होती है, तो वो प्लांट में होती है, मशीनरी में होती है और इस तरह की चीज़ों में होती है। या जो है आपने किसी को लोन दिया है, आपने किसी को लॉन्ग टर्म लोन वगैरह दिया है, तो वो भी इन्वेस्टमेंट में कहलाता है। या आपने किसी और बिजनेस को परचेज किया है, किसी और बिजनेस के शेयर वगैरह परचेज, वो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। तो यहाँ पर सिंप्लीफाइड वे में अगर हम समझना चाहें तो परचेजेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब ये है कि आपने किसी के शेयर वगैरह परचेज किए हैं, सही। तो ये जो है ये इन्होंने जब आपने परचेज किए हैं तो परचेज करने के नतीजे में कैश पे क्या इम्पैक्ट आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? जाहिर
बात है कि जब हम कोई चीज परचेज कर रहे हैं तो उसके नतीजे में हमारे कैश पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, यानी हम कैश खर्च कर रहे होंगे, डिसबर्स कर रहे होंगे, अपने कैश को जो है वो कम कर रहे होंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि परचेजेस ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज के सामने ये माइनस में अमाउंट है, यानी आपका कैश इसमें गया है। अच्छा जी, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, उनमें से कुछ सिक्योरिटीज आपने बेच दी या पहले से आपके पास रखी हुई थी, उनको साथ मिला के या उनको अलग से आपने बेच दिया। तो जब आपने बेचा है, बेचने के नतीजे में क्या होगा, आपके कैश पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आपका कैश पॉजिटिव हो जाएगा। आप कोई चीज बेच रहे हैं, मिसाल के तौर पर आपके 3 प्लॉट थे, आपने एक प्लॉट बेच दिया, तो वो प्लॉट तो आपकी बैलेंस शीट में से माइनस हो जाएगा, लेकिन उसके नतीजे में आपकी कैश फ्लोज बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, यही मजे की बात एक है ना कि नॉर्मली जो इन चीज़ों को नहीं समझे हुए लोग होते हैं, वो जब बिजनेस करने जाते हैं तो बिजनेस करते वक्त जो है वो कभी समझते हैं कि उनका हाथ तंग हो गया तो वो कैश फ्लो को इनकम स्टेटमेंट से मिक्सअप कर देते हैं। जब वो समझते हैं उनका हाथ खुला हो गया तो वो समझते हैं उनको प्रॉफिट बहुत हो रहा है और वो फिर उल्टे सीधे खर्चे शुरू कर देते हैं, और उल्टे सीधे खर्चे करने के नतीजे में उनको वैसे ही प्रॉफिट नहीं हो रहा होता, फिर वो लॉन्ग टर्म में वो मसलों में घिर जाते हैं। वो होता क्या है कि उन्होंने कोई चीज़ बेची होती है, कोई अपना लॉन्ग टर्म एसेट बेचा होता है, तो उसके उनका हाथ खुल जाता है, हाथ खुल जाता है तो वो फिर समझते हैं कि हमें प्रॉफिट बहुत हो रहा है, या किसी कंपनी ने उनको उधार माल ज्यादा दे दिया होता है या वगैरह वगैरह। ये चीजें जो है बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो और बैलेंस शीट, ये तीनों स्टेटमेंट्स जो है सही तरह समझना और उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, मुफीद है किसी भी बिजनेस के लिए। और इसके बगैर चांसेस हैं कि हम जो है वो अगर इसके बगैर अपने बिजनेस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में हम इसको जो है वो अपने मामलात को परेशान कुन कर सकते हैं। अच्छा जी, प्रोसीड्स फ्रॉम मार्केटेबल सिक्योरिटीज की हमने बात कर ली कि जब हमने कुछ बेचा है तो जाहिर सी बात है उसके नतीजे में जो है वो हमें कैश की मद में, कम से कम जो भले प्रॉफिट में बेचा हो, लॉस में बेचा हो, हर हाल में हमें कैश की मद में जो है कुछ ना कुछ पॉजिटिव अमाउंट जनरेट हुई होगी। तो 2,80,000 जो है ये डॉलर हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है लोन मेड टू बोरोवर्स। आगे इन्होंने जो है वो कर्जा दिया है किसी को। अगेन कर्जा जो है सूदी भी हो सकता है और कर्जा हसना भी हो सकता है। तो अगर सूदी कर्जा है तो अल्लाह ताला हमें बचाए इससे, और अगर सूदी कर्जा नहीं है, वैसे कर्जा हसना है, तब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कह सकते हैं। सही है, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग भी हो सकती है अगर ये शरीय कंप्लाइंट वे में काम करना चाहें, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे तरीके पॉसिबल हैं। तो लोन मेड टू बोरोवर्स जो है वो 2,50,000, जब आपने किसी को लोन के तौर पर पैसे दिए तो इसका मतलब है कि आपके अपने कैश फ्लो में से जो है वो कमी हो रही है, आपके कैश फ्लोज में जो है वो शॉर्टेज हो रही है। तो ये जो है ये आपके सामने यहाँ पर माइनस में अमाउंट मौजूद है। फिर इसी तरह उस पैसे में से या उससे पिछले साल के कुछ पैसों में से आपको कलेक्शन हो गई, आपकी जो अमाउंट थी लोन की उसमें आपको जो है वो कुछ कलेक्शन हो गई, आपको जो है वो रिटर्न बैक मिल गया, तो इसके नतीजे में आपके जो कैश है उसमें इजाफा हो गया, उसमें जो है आप कह सकते हैं कि वो आपके लिए कैश में एड बैक। फिर इसी तरह कैश पेड टू एक्वायर प्लांट एसेट्स, कोई एसेट आपने परचेज किया, अपने प्लांट में इजाफा किया, फैक्ट्री के अंदर जो है वो आपने प्लांट लगवाया है, तो उसके नतीजे में आपके बैलेंस शीट पे तो जो है वो प्लांट एसेट के तौर पर जो है एसेट इजाफा हुआ, लेकिन साथ साथ आपके कैश फ्लो में कमी हुई। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट की वजह से जो है वो आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट के इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज के अंदर जो है इसको शामिल किया जाए। और अगेन आपने पुराना प्लांट जो है वो नया प्लांट लगाया तो उसके नतीजे में पुराना प्लांट जो है वो सेल आउट कर दिया। पुराना प्लांट सेल आउट करने के नतीजे में प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ प्लांट एसेट्स, आपने अपने प्लांट को, पुराने प्लांट को जब बेचा तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको कैश फ्लो जनरेट हुआ, जो यहाँ पर 2,70,000 की अमाउंट है, तो वो आपकी जो है वो एक लिहाज से सेल्स प्रोसीड जो है वो आपके कैश फ्लो के अंदर एड बैक हो जाएगी। तो अगेन फिर इन प्लस और माइनस को, सारे प्लस को प्लस कर लेंगे, फिर माइनस को उसमें से माइनस करने के बाद जो हमारे पास नेगेटिव अमाउंट आ रही है, तो अब यहाँ पर देखें कि इन्होंने जो वर्डिंग्स यूज की हैं, नेट कैश यूज फॉर, सही, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, सही, यूज फॉर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनके पास जो ओवरऑल अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है वो माइनस में है। मजीद ये अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है सही, कंपनी जो है वो अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है, या इस साल उनका बिहेवियर जो है वो इन्वेस्टिंग बिहेवियर है। इसमें जो है इन्होंने अभी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के थ्रू जो है वो कैश को यूज किया है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये दो हम कवर कर चुके हैं। थर्ड वन हमारे पास इनके थर्ड हेडिंग है कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश फ्लो जो है वो प्रोसीडिंग्स फ्रॉम बोरोइंग। अब यहाँ कंपनी खुद ले रही है, खुद किसी से कर्जा ले रही है। तो आपने ऊपर देखा होगा कि यहाँ इंटरेस्ट रिसीव्ड का वर्ड या इंटरेस्ट पेड का वर्ड आया था। तो इंटरेस्ट रिसीव होता है नॉर्मली जो इस वाली अमाउंट पे लोन जो आपने किसी और को दिया हुआ है। इंटरेस्ट पेड के अंदर जो है वो वाली अमाउंट आएगी जो आपने जो है वो किसी से की हुई है, किसी से बोरोइंग की हुई है नॉर्मली बैंक वगैरह से, या उससे खुदा ना खास्ता ये अगर सूदी है तो जायज़ नहीं है। इस चीज़ को हमें हर दम जो है वो याद दहानी रखनी है। और अगेन जो लास्ट हमारी ऑनलाइन क्लास थी उसमें हमने बात की थी कि कुरान मजीद में 4 मकामात पे जो है सूद के हवाले से आयात हैं। सूरह रूम आयत नंबर 39 जिसमें कहा गया है कि तुम्हारा ये जो कॉन्सेप्ट है, तुम्हारा तसव्वुर है कि सूद पे माल लेने और देने से माल में इजाफा होता है, दिस इज नॉट करेक्ट। वमा आतीतुम मिन रिबल लियरबू फी अन्नास फला यरबू इंदल्लाह वमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह फउलाइका। तो तुम्हारा ये तसव्वुर है कि जो तुम माल देते हो और इस पे सूद चार्ज करते हो, तुम समझते हो इससे माल बढ़ता है, तो ऐसा माल नहीं बढ़ता। लेकिन उसके अगेंस्ट में क्या बात कही गई, वमा आतीतुम मिन ज़कातिन तुरीदून वजहल्लाह। ठीक, जो तुम ज़कात के तौर पर माल देते हो और उसमें जो है वो अल्लाह की रजामंदी चाहते हो, उसमें भी रियाकारी दिखावा और ये सारी चीज़ें ना हो बल्कि अल्लाह की रजामंदी चाहते हो, फ़उलाइका हुमुल मुज़इफ़ून, तो यही लोग हैं जो अपने माल में इजाफा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सूद के हवाले से आयत नाजिल हुई उसमें जो है ये सूरह रूम में सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को हिट किया गया, लेकिन उसके बाद बतदरीज जो स्टेप बाय स्टेप या ग्रेजुअल जो फर्दर आयत नाजिल हुई उसमें बताया गया। सूरह निसा, सूरह आल इमरान, उसमें भी फर्दर कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ला तअकुलु मत खाओ अर्रिबा सूद अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, जो चंद होता हुआ, जिसको आज के दौर में आप कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा होता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट को जो है वो मना किया गया दरमियान की जो आयात है इनमें। और इसी तरह इन्हीं दरमियान की आयात में से कहा गया फ़बिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबात। तो उसमें यहूदियों के जो कारनामे थे उनमें से एक चीज़ इस चीज़ गिनवाया गया कि इस चीज़ से मना किया गया था, उन्होंने भी इसको चार्ज किया। तो और सबसे आखिर में सूरह बकरा की आयत नंबर 275 से 281, उसमें जो है वो कहा गया कि अगर तुम अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, कि अल्लाह ताला ने खरीद फरोख्त को, तिजारत को, सौदेबाजी को, इसको जायज़ करार दिया गया, लेकिन हर्रम रिबा सूद को हराम करार दिया। और इसी में सूरह बकरा की इन्हीं आयात से 278 279 में कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वज़रू, और छोड़ दो, मा बक़िय मिन रिबा, जो सूद रह गया है, इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम वाकई मोमिन हो तो सूद को छोड़ दो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, सूद को नहीं छोड़ोगे, फ़अज़नू, तो तैयार हो जाओ, बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जंग के लिए। फ़इन तुबतुम फलकुम रूउसु अम्वालिकुम, अगर तुम तौबा कर लो तो तुम्हारे लिए तुम्हारा रासुल माल है, तुम्हारे लिए तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट है। ला तज़लिमून व ला तुज़लमून, ना तुम जुल्म करो और ना तुम्हारे ऊपर जुल्म किया। तो ये सारी चीज़ें हमें हमेशा याद रहनी चाहिए, ख़ासतौर पे सूद के हवाले से ये वाली आयत 278 279 कि ये जो है सूद का लेन-देन जो है ये अल्लाह और उसके रसूल से जंग के मुतरादिफ है। और यहाँ पर भी अगर हम अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, इस तरह के कोर्सेज़ में अगर इस चीज़ को पढ़ रहे हैं तो बेसिकली इस नियत से पढ़ें कि हमने बेसिकली इसके अल्टरनेट्स इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को राइज करना है। तो ज़ाहिर-सी बात है जो हमें अभी जो राइज चीज़ें हैं उनको समझेंगे तो उसका अल्टरनेट बेहतर अंदाज में ला सकेंगे।
तो अगर ऐसी नीयत होगी तो नियत का जो है आपने बहुत मशहूर और मारूफ हदीस सुनी होगी, इन्नमल आमालु बिन्नियात। नियत का यानी आमाल का दारोमदार जो है वो नियतों पर है। तो आपकी ये नियत जो है, आप सूदी अकाउंटिंग भी पढ़ रहे होंगे, कन्वेंशनल अकाउंटिंग भी पढ़ रहे होंगे, कन्वेंशनल फाइनेंस भी पढ़ रहे होंगे, लेकिन नियत आपकी अच्छी होगी कि हमने जो है इसको पढ़ना है, समझना है और इसका अल्टरनेट इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आना है, या जो आया हुआ है उसको समझना है। फिर उसके बाद तो ये चीज़ें जो है ये आपके लिए एक सवाब का बाइस बन जाती हैं। जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हवाले से एक रिवायत मरवी है कि सहाबी रसूल ने खिड़की बनवाई, अपना घर बनवाया, उसमें खिड़की बनवाई, तो उनसे पूछा कि ये खिड़की किसने बनवाई। उन्होंने कहा कि इससे जो है वो यानी हवा और रोशनी और ये सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम इस नियत से बनवाते कि ये जो है ये इससे तुम्हें अजान की आवाज़ आएगी, तो हवा और रोशनी तो खुद ब खुद आ ही जाती, लेकिन इस नियत की वजह से सवाब मिलता। अवकमा क़ाल अलैहिस्सलाम, इसी तरह है कि नियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नियत को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता, नहीं करना चाहिए। तो अगरचे हम यहाँ पर जो है वो पढ़ रहे होंगे कि यहाँ पर इन्होंने जो है वो कलेक्शन ऑन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में, जैसे हमने जो है यहाँ पर प्रोसीड्स फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग, तो अब ये जो है ये बेसिकली शॉर्ट टर्म बोरोइंग के नतीजे में इन्होंने, हो सकता है खुदा न खास्ता कर्जा लिया हो, लेकिन हमें पता होगा तो हम इसको जो है वो बेहतर अंदाज में अवॉइड कर सकें। अच्छा जी, पेमेंट्स टू सेटल। अब आपने अगर लिया है, बोरोइंग की है, तो इसके नतीजे में आपके कैश फ्लो के अंदर बेहतरी आएगी, तो इसको पॉजिटिव साइड पे हमने लिखा है। अब इसमें से कुछ आपने सेटलमेंट की है, इसमें से आपने कोई प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस की है, तो वो आपकी जो है ये यहाँ पर माइनस में आएगी, क्योंकि उसूली तौर पर जो है जो आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या शॉर्ट टर्म यहाँ पर लिखा हुआ है डेट, तो वो माइनस हो रही है, आपकी लायबिलिटी साइड जो है वो डाउन हो रही है। लेकिन ये जो है ये आपके कैश फ्लोज के अंदर माइनस होने का बायस बनती है। तो कैश फ्लो के अंदर जो है हम इसको माइनस करेंगे, लेकिन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर। अच्छा जी, प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड्स पेबल। सही, आप आपकी कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए। सही, बॉन्ड इशू करने का मतलब ये होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो आप किसी स्पेसिफिक एसेट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके अगेंस्ट में जो है वो लोगों से कहते हैं कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना। मिसाल के तौर पर आपकी कंपनी है जिसका एक प्लांट लगा हुआ है, दूसरा प्लांट आप लगाना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो बॉन्ड इशू करते हैं और लोगों से कहते हैं कि इसके अगेंस्ट जो हमें पेमेंट की जाए, तो लोग जो है वो उसको पेमेंट करते हैं। तो ये बॉन्ड का जो है ऑल्टरनेट हमारे पास इस्लामिक पे में सुकूक का जो है वो, आपने ये तो नाम सुना होगा या सुन लेंगे या पढ़ लीजिएगा इसको। सुकूक के अंडर में जो है वो हम इस्लामिक बॉन्ड्स को कह सकते हैं। तो वो बहुत इजी वे में जो है हम उसको शरिया कंप्लाइंट या इस्लामिक कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड पेबल, जब आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं आपकी लायबिलिटी में तो इजाफा हो रहा है, लेकिन उसके नतीजे में करंटली आपके कैश फ्लोज जो है वो बेटर हो रहे हैं, आपके कैश फ्लोज में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो इसीलिए आप यहाँ पर देखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग बॉन्ड पेबल के अंदर जो है वो आपके सामने ये प्लस पॉजिटिव अमाउंट्स आ रही हैं, और पॉजिटिवली जो है वो आप इसको कह सकते हैं कि ये जो है ये 11,000 जो है वो डॉलर में ये इसको पॉजिटिव कैश फ्लो हुआ है। फिर इसी तरह प्रोसीड्स फ्रॉम इशूइंग कैपिटल स्टॉक। अब यहाँ पर देखें कि जब आप कंपनी बना रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो आप जब कैपिटल स्टॉक या कॉमन स्टॉक भी जिसको आप कहते थे, वो आपने इशू किया, उसके नतीजे में आपकी इक्विटी सेक्शन में इक्विटी बढ़ी। लेकिन जब लोगों ने उस कॉमन स्टॉक को ले लिया, कॉमन स्टॉक के नतीजे में आपको पेमेंट्स कर दी, कैश दे दिया, तो कैश फ्लो में जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को अगर आप कॉमन सेंस से बहुत इजी वे में समझ सकते हैं कि कैश का जब भी इनफ्लो होगा पॉजिटिव साइड पे होगा, आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव साइड पे होगा। मेनली जो इसमें आपके लिए अंडरस्टैंडिंग जिसकी हम कोशिश भी करेंगे, शायद आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर भी है, कि हम उसको वो देख लें कि कौन सी चीज़ें कौन सी एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल है, ऑपरेटिंग में कौन सी हैं, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट में कौन सी हैं। सही, और फिर इसी तरह डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड जो है आपकी कंपनी ने जिन लोगों से
कैपिटल स्टॉक इशू करके पेमेंट ली थी, उनको अपना हिस्सेदार बनाया था। हिस्सेदार बनाने की वजह से आपको उनको पेमेंट्स भी करनी है, आपने उनको नफा या नुकसान शेयर करना है। नॉर्मली आप प्रॉफिट शेयर कर रहे होते हैं, तो उसी प्रॉफिट शेयरिंग को कॉर्पोरेशंस में या कंपनीज की इस्तेलाह में डिविडेंड कहा जाता है। और डिविडेंड जब आप पे करते हैं तो आपकी कंपनी में से कैश की कमी होगी, सही, आपकी कंपनी शॉर्टेज ऑफ कैश की तरफ जाएगी, या कुछ ना कुछ कैश जो है उसमें से कम हो रहा होगा। तो 3,20,000 की अमाउंट जो है यहाँ पर डिविडेंड पेड की आ रही है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर हमने देखा कि लायबिलिटी और इक्विटी साइड की चीजों को अदर देन ऑपरेटिंग से रेलेवेंट, जैसे सप्लायर्स का चूंकि ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से था तो वहीं पर कवर कर लिया, लेकिन बाकी जो है वो लायबिलिटीज और इक्विटीज को जो है वो आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर देखा। और उसको जब आप देखेंगे तो ये टोटल करने के बाद पॉजिटिव अमाउंट्स को प्लस कर लेंगे, नेगेटिव अमाउंट्स को माइनस कर लेंगे, तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास आ रही है वो $17,90,000 ये आ रही है। और इसको हम कह रहे हैं कि बेसिकली नेट कैश प्रोवाइडेड बाय फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, यानी ये पॉजिटिव आने की वजह से ये हमें अमाउंट प्रोवाइडेड हुई। और ऊपर वर्ड से यूज फॉर, जब नेगेटिव थी तो यूज फॉर का वर्ड जो हमने नेट कैश के साथ लगाया था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के लिए। तो ये वर्डिंग्स जो है वो उम्मीद है आपके लिए बहुत ज़्यादा कारआमद हो सकती हैं अगर आप इसको कंसीडर करें तो। अच्छा जी, यहाँ तक फिर उसके बाद जब ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी की अमाउंट हमारे सामने आ गई, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की नेगेटिव अमाउंट हमारे सामने थी, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी की नॉर्मली पॉजिटिव अमाउंट होगी वो हमारे सामने होगी। तो इन तीनों को जब हम प्लस और माइनस करेंगे, यानी जो पॉजिटिव अमाउंट है उनको प्लस कर लेंगे, उसमें से नेगेटिव अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो फिर हमारे सामने क्या होगा कि नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश। तो अब ये ब्रैकेट में इन्होंने डिक्रीज लिखा है और वैसे नेट इंक्रीज लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आगे जो अमाउंट आ रही है वो अगर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब है कि नेट डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। सही, तो अब हम देखें तो दो जगह पॉजिटिव अमाउंट्स हैं, ऑपरेटिंग साइड पे भी पॉजिटिव है और फाइनेंसिंग साइड पे भी पॉजिटिव है, लेकिन इस दौरान में इन्वेस्टिंग साइड पे हैवीली जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है। कंपनी ने जो है नया प्लांट खरीदा, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे ये 38 लाख डॉलर जो है इन्होंने खर्च करके नया प्लांट जो है वो लगाया है। तो ये जो है हैवी इन्वेस्टमेंट है। हैवी इन्वेस्टमेंट होने की वजह से जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो ये नेट डिक्रीज हुआ है कैश के दर में के अंदर, सही, ये नहीं। और उसकी भी मेन रीजन जो है वो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की है कि जिसकी वजह से जो है वो नेट कैश जो हमारा तीनों एक्टिविटीज को जब हम सामने रखेंगे तो नेट कैश हमारा जो है वो डिक्रीज हो गया है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, नॉर्मली पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सामने जो सिचुएशन है इसमें अभी हम कह सकते हैं, अब इसको देख के जो है ना आप जब एनालाइज करेंगे आप कह सकते हैं कि ये कंपनी अभी इन्वेस्टमेंट फेज में है। अभी इन्होंने नया प्लांट लगाया है, उसके इम्पैक्ट आने में टाइम लगेगा, 2-4 साल में उसका इम्पैक्ट आ सकता है, 10-12 साल में इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस चीज को जो है वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा जी, कैश एंड, अच्छा यहाँ तक आने के बाद जो है हमें तीनों एक्टिविटीज का खुलासा जो है हमारे सामने आ गया और हमें पता चला कि इस कंपनी ने जो हमारे पास इलेक्ट्रो प्रोडक्ट्स इनकॉर्पोरेशन है, या आपकी कंपनी भी हो सकती है, आलियान एंड को, हमजा एंड को, या उमर एंड को, जो भी कंपनी है, उन्होंने जो है वो पॉजिटिव साइड पे कैश नहीं लाए बल्कि नेगेटिव साइड पे, यानी दूसरे अल्फाज में इन्होंने अभी फर्दर इन्वेस्ट किया, तो नेट डिक्रीज हुआ इनके कैश में। तो बाकी ये दो अमाउंट्स जो है ये ऑलरेडी आपको दी जाती हैं, या इनमें से कम एक तो दी जाती है। वो क्या होती है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट January 1, 2011, यानी ये साल के शुरू में, या बिगिनिंग कैश फ्लो के नाम से, या बिगिनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से ये दी जा रही होगी। हम स्लाइड्स में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि देख लें कि ये कैश, तो हमें पता है कैश क्या है, सही है। पाकिस्तान में तो PKR है, अमेरिका में तो डॉलर है, UK में है तो पाउंड है। कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? Anyone can elaborate cash equivalent? What is cash equivalent? Is there anyone who can tell? 32 लोगों में से दो तो मैं हूँ, 30 लोगों में से कोई बता सके? कैश इक्विवेलेंट हाईलाइटेड है।
अच्छा, कैश का मतलब तो पीकेआर पाकिस्तान में, और इसी तरह दूसरी कंट्रीज में उनका कैश हमें पता ही है, लेकिन कैश इक्विवेलेंट हम कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल करंट एसेट्स कैश के बराबर। ये जबरदस्त, हमजा ने बिल्कुल जबरदस्त जवाब दिया, कैश के बराबर उर्दू में हम इसको कह सकते हैं, अच्छी बात है। करंट एसेट्स, सारे करंट एसेट्स कैश इक्विवेलेंट नहीं होंगे। मिसाल के तौर पर करंट एसेट्स की हम लिस्ट बनाते हैं ना, सबसे ऊपर हम कैश लेकर आते हैं, उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, सही है, उसके बाद हम लेकर आते हैं मिसाल के तौर पर कंपनी ने जो है वो कुछ बॉन्ड्स वगैरह इशू किए हैं जो अब मेच्योर होने वाले हैं, या बॉन्ड्स लिए हुए हैं किसी और कंपनी के, जो है बॉन्ड्स लिए हुए हैं, या इस्लामिक बॉन्ड्स जिसको हम सुकूक कहते हैं वो लिए हुए हैं, और वो सुकूक जो है वो बिल्कुल इसकी मेच्योरिटी करीब है, मिसाल के तौर पर इस साल के एंड तक मेच्योर हो जाएंगे, तो इसकी मेच्योर, अच्छा नॉर्मली बॉन्ड्स या इस्लामिक जो वो हैं सुकूक वगैरह, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आते हैं ना, तो लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट हो गई है। पहले 10 साल के सुकूक थे या इस्लामिक बॉन्ड थे, अब जो है वो इस्लामिक बॉन्ड जो है वो खत्म होते होते उनकी मेच्योरिटी डेट आ गई है इस साल के 31 दिसंबर 2024 को, तो अब इसको हम कह सकते हैं कि ये कैश इक्विवेलेंट है। इसी तरह आपने मिसाल के तौर पर, मैं प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल देता हूँ ना, एक अलमीजान म्यूचुअल फंड है जो इस्लामिक शेयर्स कैपिटल वगैरह के अंदर आपको सपोर्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो अलमीजान म्यूचुअल फंड के अंदर जो है वो आपने इन्वेस्ट किया, सही है, इसी तरह फैसल बैंक के अपने म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं। म्यूचुअल फंड्स का फायदा ये होता है कि जब आप इन्वेस्ट करना चाहें इन्वेस्ट कर लें, जब उनको कैश कराना चाहें जस्ट आपने एक उस पे 2-4 दिन के नोटिस पे जो उसको कैश करवा सकते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में मिसाल के तौर पर आपने प्लांट लगाया है, अब वो प्लांट को आप फौरी कैश करवाने जाएंगे तो इतना आसान नहीं है, और अगर है भी तो फिर बहुत ज्यादा लॉस आपको करना पड़ेगा। इस वाली सिचुएशन के अंदर जो नॉर्मली कैश इक्विवेलेंट ये होते हैं कि जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजी वे में, सही है ना। तो ये म्यूचुअल फंड की एग्जांपल्स हो गई, और इस तरह की चीजों की एग्जांपल्स हम यहाँ पर ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये सही डेफिनेशन यहाँ पर हो गई, वो एसेट्स जो कैश में जल्दी कन्वर्ट हो सकते हो, बिल्कुल जबरदस्त हमजा। तो ये वाली डेफिनेशन जो है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, बाकी उर्दू में भी हम इसको कह सकते हैं कि जो कैश के बराबर है, कैश के इक्विवेलेंट है, अच्छी बात है। तो ये दोनों डेफिनेशन जो है वो एक वजाहत के साथ, एक जो है मुख्तसर। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे 2 दफा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, आगे जो है वो January 1 2011, तो बिगनिंग ऑफ द ईयर आप कह लें, आसान अल्फाज में जनरलाइज वे में हम बात करें तो बिगनिंग ऑफ द ईयर जो है ये, यहाँ पर आपने जो भी आपका नेट कैश इंक्रीज या डिक्रीज ऊपर वाली अमाउंट आई थी, उसमें नॉर्मली पॉजिटिव कैश बैलेंस होता है, सही। नॉर्मली नेगेटिव कैश बैलेंस आमतौर पर नहीं होता बिजनेसेस का, तो वो पॉजिटिव को जब आप इसमें ऐड करेंगे तो उसके बाद आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की जो एंडिंग ऑफ द ईयर की अमाउंट है वो रीचेक हो जाएगी। रीचेक मैंने वर्ड क्यों कहा, कि ये अमाउंट हमें ऑलरेडी मिलती भी है सवाल के अंदर, जैसे इसी सवाल की हम बात करें, इस सवाल के अंदर आप जाएंगे तो ये इसमें जो है वो कैश और कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट हमें उसूली तौर पर कहीं ना कहीं नजर आ जाएगी। अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है, नहीं मिलती तो फिर आप ये देखें ना, ये आखिर में बता रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट टू 4,48,000 और 3,30,000। ये कब है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर 4,48,000 है, और एंडिंग ऑफ द ईयर जो है ये हमारे पास 3,30,000 है। तो अब बेसिकली जिस तरह बैलेंस शीट को बराबर करके जो है हम समझते हैं कि हमने सही बना ली, या तो बिल्कुल सही बना ली या एक से ज्यादा गलतियां की हैं, तो सेम इसी तरह यहाँ पर भी जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये वाली अमाउंट यानी एंडिंग ऑफ द ईयर का जो बैलेंस अगर इन्होंने दिया है, अगर दिया है, तो उसको हम चेक कर सकते हैं, रीचेक कर सकते हैं कि 3,30,000 जो हमारे उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आ रहे हैं, तो हमारी ये कैलकुलेशन भी उस तक ले जा रही है या नहीं ले जा रही। तो सेम जो है वो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो अगर उसके इक्विवेलेंट तक ले जा रहा है तो इसका मतलब है कि कोई मिस्टेक नहीं है, या है तो एक्सरसाइज है। लेकिन जो है वो आप नॉर्मली अपने काम को, अपने वर्किंग को रीचेक कर सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू, सही। तो ये था कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इसको हमने प्रैक्टिस मेथड्स के थ्रू, हमने थ्योरी को फोकस किए बगैर हमने स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस के जरिए जितनी जितनी थ्योरी की जरूरत पड़ती रही वो हम यूज करते रहे। उम्मीद है जिस तरीके से आप पढ़ना चाह रहे थे उस तरीके से ही हमने इसको करने की कोशिश की है। सवाल का जवाब ये मौजूद है, अब सवालात मिसाल के तौर पर हम पूरा, ये चूंकि बहुत ही डिटेल है, नॉर्मली जो है वो इतना डिटेल
में शायद आपका नहीं आएगा, आ भी सकता है, लेकिन बहरहाल आपको निस्बतन जो है सिंप्लीफाइड वे में भी दिया जा सकता है। तो ये जो है ये स्टेटमेंट आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक जहाँ तक हमने पढ़ा है, इस यानी ये जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये पोर्शंस आपको एक एक चीज समझ में आई भी हो। मेन 3 हेडिंग्स ये बिल्कुल जरूरी है कि कौन सी हेडिंग कब लगनी है, फर्स्ट में क्या आएगी, सेकंड में, थर्ड में। फिर इसके बाद जो है वो 3 जो मेन पोर्शंस हैं, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर उनमें से हर एक में क्या चीज आएंगी। नॉर्मली ऑपरेटिंग एक्टिविटीज डायरेक्ट मेथड में हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर से बात शुरू करते हैं, और जो आपको डेटा दिया जाएगा उसमें से जो इनकम स्टेटमेंट रेलिवेंट चीजें हैं, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस रेलिवेंट चीजें हैं, उनको आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में करेंगे। कॉमन सेंस को सामने रखिएगा कि कैश आपका कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर सारा काम आपका कैश का है। कैश इनफ्लो हो रहा है पॉजिटिव, कैश आउटफ्लो होगा नेगेटिव। जस्ट इसको सामने रखेंगे, बहुत आसान वे में ये चीज आपकी आगे बढ़ जाएगी। फिर इसी तरह कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है वो हम बात करेंगे। तो इसमें जो है नॉर्मली 2 ही चीजों को फोकस किया जा रहा होता है कि आपने कोई टेंजिबल या इनटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट जो है वो खरीदा है, तो आपकी कैश फ्लोज में कमी होगी। नॉर्मली खरीदते हैं तो उसके नतीजे में कैश पे किया जाता है, तो वो कैश फ्लोज में कमी होगी। और अगर आपने बेचा है तो आपके करंटली जो है वो कैश फ्लोज बेहतर हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जाहिर सी बात है आपके पास कोई एसेट में कमी वाकई होगी, तो लॉन्ग टर्म में रेवेन्यूज में इम्पैक्ट आता है आमतौर पर उसका। तो ज्यादा खुश होने की इसमें जरूरत नहीं है। अगर इन्वेस्टमेंट साइड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में अगर आप नेगेटिव आ रहे हैं तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है, क्योंकि बेसिक वजह आपकी ये वाली है कि आपने जो है वो प्लांट एसेट में इन्वेस्ट किया है। तो ये अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये आपके लिए ज्यादा परेशान होने की वजह नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपने आज इन्वेस्ट किया, आज आपने दरख्त का बीज लगाया है, आपने दरख्त खड़ा किया है, तो उसके नतीजे में जो है आपको कल फल मिलेगा। अगले साल जो है वो आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में फायदे होंगे। प्लांट लगाया तो आपकी सेल्स बढ़ेगी। सही। आपने कोई और एसेट परचेज किया है, कोई बिल्डिंग खरीद के किराए पे दी है, तो बिल्डिंग खरीदना इस साल तो आपके लिए जो है वो हैविली जो है इन्वेस्टमेंट का बाइस है, लेकिन अगले साल में जो आपकी रेंट इनकम बढ़ सकती है। अच्छा, इनकम में यहाँ पर रेंट इनकम भी हो सकती है। जैसे इनकम कोई सी भी ऑपरेटिंग, यानी जो आपका मेन बिजनेस है उससे रेलिवेंट कोई भी इनकम होगी, वो ऊपर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएगी। सही है ना? तो इनका जो है वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है चीज, है ना? तो लेकिन बिल्कुल सिंप्लीफाइड है, ईजी है। लास्ट वाला हमारा कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो आपका फाइनेंसिंग और लायबिलिटी और इक्विटी जो साइड है बैलेंस शीट का, उससे रेलेवेंट चीजें जो है वो यहाँ पर आ रही होंगी। और उसमें हमने देखा कि ऑपरेटिंग यानी जो सप्लायर्स से रेलेवेंट चीजों को हटाने के बाद या एम्प्लॉयज से रेलेवेंट चीजों को हटाने के बाद जो रिमेनिंग लायबिलिटीज वगैरह हैं वो आप यहाँ पर ला सकते हैं। जो मैंने वीडियो आपसे शेयर की है उनके मुताबिक जो सीनियर प्रोफेसर हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की वीडियो है, उसमें जो है उन्होंने इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के अंदर जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और इक्विटीज आएंगी। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग का वर्ड भी ये यूज कर रहे हैं, तो कोई इतना मसला नहीं है। हमने अपनी डेफिनेशन बना ली कि अदर देन ऑपरेटिंग रेलिवेंट मैटर्स, रिमेनिंग जो है वो फाइनेंसिंग यानी एक लाइबिलिटीज और इक्विटीज जो है वो हम यहाँ पर मैनेज कर सकेंगे। तो ये हमारी अपनी डेफिनेशन जो है उम्मीद है यहाँ पर फिट हो जाएगी। तो यहाँ इन तीनों सेक्शंस को, तीनों पोर्शंस को, तीनों एक्टिविटीज को वन बाय वन टोटल करने के बाद, टोटल ओवरऑल टोटल करेंगे, तीनों एक्टिविटीज का नेट निकालेंगे, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश आएगा। उसके बाद फिर जब हम इसको ऐड करेंगे, जो कि नॉर्मली बिगनिंग कैश फ्लो जो है वो आपको दिया जाएगा सवाल के अंदर, या तो दिया जाता है या ड्राइव करना होता है, लेकिन इजी करने के लिए दिया जाएगा, ज्यादातर इम्कान है। तो उसमें जो है वो आप जस्ट उसको ऐड करेंगे, तो एंडिंग जो अमाउंट है वो आपकी एंडिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट की अमाउंट जो है वो आपको टैली करने में आसानी हो जाएगी। कोई अगर मिस्टेक होगी तो आपको पता चल जाएगी, नहीं होगी तो नॉर्मली ये इक्वल आ जाएगी। उम्मीद है इतना मसला नहीं होना चाहिए, बहुत आसान सी चीज है लेकिन बहुत मुफीद चीज है। बहुत आसान लेकिन बहुत मुफीद चीज है। तो यहाँ तक जो है हमें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का पूरा फॉर्मेट हमारे सामने आ गया। पूरी प्रैक्टिस हमने एक डेमोस्ट्रेशन प्रॉब्लम के थ्रू, एक डेमोस्ट्रेशन क्वेश्चन के थ्रू कर ली है। सही जी। तो किसी का कोई इशू हो, कोई सवाल हो तो हम लेते हैं, अदरवाइज जो है फिर इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अब इससे रेलेवेंट जो है इस तरह के जो सवालात हैं आपकी प्रैक्टिस में, वो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ। आपने कोशिश करनी है कि इसको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करें, और सॉल्व करने की कोशिश में जो है वो आपको सपोर्टिव
कंटेंट ऑलरेडी दिया गया है, फर्दर भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट उम्मीद है हमारी फिजिकल क्लास बुध को रखी गई है, तो जो कि नॉर्मल लास्ट क्लास है। तो उम्मीद है, वैसे तो हड़ताल का इम्कान है, लेकिन देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज़ है। इंशाल्लाह क्लास हम कोशिश करेंगे कि ऑन टाइम हो और चीज़ें आगे बढ़ें। अच्छा, अब देखें जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर पढ़ा, तो वो फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, सही, फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो जो है 13.7 आप लोग नोट कर सकते हैं। तो ये तकरीबन उसी नौइयत का सवाल है। अब ये वाला जो है ये आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है, सही। और 13.7 के सवाल के अंदर देखेंगे तो तकरीबन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बिगिनिंग ऑफ द ईयर की बात आ गई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंडिंग ऑफ द ईयर की बात आ गई, सही। तो एंडिंग ऑफ द ईयर जो है ये सबसे आखिर में आपका ड्राइव होगा, खुद निकल के आएगा, आपको टैली करने में मदद देगा कि ये आपने सही काम किया या गलत काम किया। तो कैश पेड टू अक्वायर प्लांट एंड एसेट, चलो हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस इस तरह करते हैं ना कि वन बाय वन हम इसको देखते हैं कि कौन सा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सा फाइनेंसिंग है और कौन सा इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी है। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये जो है ये हमारी इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आता, ये एट द एंड आता है, ये आप ऑलरेडी पता है, बिगिनिंग भी और स्टार्टिंग भी, बिगिनिंग भी और एंडिंग भी। कैश पेड टू अक्वायर प्लांट एसेट्स, इसका मतलब क्या है, एक्वायर का मतलब होता है परचेज करना, सही है। तो इस कंपनी ने कोई कैश पे किया है प्लांट एसेट परचेज करने के लिए, तो ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। एमसीक्यू हो गया आपके लिए ये, जल्दी से बताइएगा, कोई बता सकता है। जी, शारिक की तरफ से रिस्पांस आया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा जी, और किसी का कोई रिस्पांस शारिक के अलावा? कोई मसला नहीं है इसमें, सही गलत की बात ही नहीं है। हमजा कह रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सही है, रोहान ने बिल्कुल सही बताया, इन्वेस्टिंग सही है। अच्छा, देखें शारिक, इसमें जो है ना ये इन दोनों का जवाब सही है, आपका भी यानी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही होगा, लेकिन एक्चुअल बात जो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। क्यों कि प्लांट जो है, हम अगेन इसका सबसे आसान तरीका है, हम इसको लेकर जाएं इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। प्लांट एसेट्स इनकम स्टेटमेंट आइटम नहीं है, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं हो सकता। अब उसके बाद जो है बैलेंस शीट में किस साइड पे है, लॉन्ग टर्म एसेट साइड पे है या अ, उस तरफ है लाइबिलिटी और इक्विटी। तो हमें पता चलता है कि प्लांट एसेट्स जब हम लिखते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट साइड पे लिखते हैं या लॉन्ग टर्म एसेट साइड पे लिखते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इज द राइट, वो है जी, इमाद को ऐड कर लिया है क्लास में। अच्छा, तो प्लांट एसेट्स इज अ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिस इज द राइट क्वेश्चन, सही है। अच्छा जी, उसके बाद प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोविंग, सही, प्रोसीड्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम पढ़ा है, उस लिहाज से जो है ये शॉर्ट टर्म बोरोविंग जो है ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर शामिल की गई है, तो हम भी इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ले लेंगे। फिर इसी तरह लोन्स मेड टू बोरोवर्स, सही है, बोरोवर्स को जो है वो आपने लोन दिया है, तो लोन का जो यानी आपने किसी को लोन दिया है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर शुमार होगा, आपने किसी से लिया है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर शुमार होगा। ये चीज थोड़ा सा जो है वो इस पर गौर करेंगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। आपने किसी को लोन दिया है तो बेसिकली आपने इन्वेस्ट किया, या आपने किसी और के बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो इन्वेस्टमेंट कहलाती है। लेकिन आपने अपने बिजनेस में किसी और से पैसे लिए हैं तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो ये आप फाइनेंसिंग में आगे पढ़ेंगे कि दो तीन तरीके होते हैं फाइनेंस करने के। सबसे पहले तो आप अपने पैसे से बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, जिसको रिटेन अर्निंग कहते हैं। दूसरे नंबर पे आप जो है वो डेट फाइनेंसिंग करते हैं, जिसको फाइनेंसिंग डेट फाइनेंसिंग कहलाएगा। और तीसरे नंबर पे आप फर्दर जो है शेयर्स इशू करते हैं, तो वो जो है इक्विटी फाइनेंसिंग कहलाती है। तो ये लोन मेड टू बोरोवर्स जो है ये आपके लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, आप इसको नोट कर सकते हैं। हम इसको एक दफा रीचेक भी कर लेंगे। अच्छा जी, कलेक्शंस ऑन लोन्स एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, सही। अब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट इसलिए कहा कि इंटरेस्ट का ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, तो वो तो आपके ऑपरेटिंग के अंदर जाएगा, नाउजुबिल्लाह, कि जो रिबा से मुतालिक या सूद से मुतालिक बात है। लेकिन बहरहाल हमने पढ़ने की हद तक इसको करना है, करना नहीं है, अमलन जो है ये चीज ममनू है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग से मुतरादिफ है। तो इंटरेस्ट या रिबा की डीलिंग हमने नहीं करनी, उसको समझना जरूर है। तो कलेक्शन ऑन लोन्स, आपने प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, ये शरिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है कि आप जो एक्चुअल अमाउंट है, जो आपने 100 रुपए दिए थे वो आप 100 रुपए वापस लें, तो आपने कलेक्ट किए। तो ये चूंकि जब देना जो है किसी और को पैसे देना,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर है, तो जब वापस ले रहे हैं तो वो भी जो है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ही शामिल होगा। अच्छा जी, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, सही, ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर आएगा, ये हमने डिस्कस भी किया था। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड जो है ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट होंगी, सही। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, बिल्कुल जबरदस्त। मेरे ख्याल में चंद बच्चे हैं जो थोड़ा सा एक्टिवली पढ़ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उनको अच्छा अंदाज में समझ भी आ रहा होगा, बाकी लोग भी कोशिश करें थोड़ा सा एक्टिव हो। अच्छा जी, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, ये भी अगेन हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की सबसे पहली हेडिंग होती है नॉर्मली, सही, क्योंकि आपका बिजनेस ही कस्टमर्स की बेस पे चल रहा है, तो आप कस्टमर्स की जो है वो बेस पर चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। इससे पहले वाला पॉइंट समझा दे, इससे पहले वाला कौन सा कह रहे हैं, ये कलेक्शन ऑन लोन वाला, हमजा। अच्छा सही है। कलेक्शन ऑन लोन्स का मतलब ये है कि आपने किसी और को पैसे दिए हुए हैं कर्ज के तौर पर, इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट हो गया कलेक्शन ऑन लोन। तो वो जो आपने लोन दिया था किसी को, मिसाल के तौर पर आपने 1 लाख रुपए लोन दिया था या $50,000 लोन दिया था, उसकी जो ओरिजिनल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, वो प्रिंसिपल अमाउंट में से आपको 4,000 वापस मिल गए, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर आपके कलेक्ट हुए ना, आपके कैश फ्लो में इजाफा होगा, तो ये ऐड होगा, ऐड बैक होगा, सही। तो मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा कि कलेक्शन ऑन लोन का मतलब है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर कैश ऐड बैक हो रहा है, सही। और इंटरेस्ट अगर होता खुदा न खास्ता, तो वो इंटरेस्ट का ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से होता है, तो इसलिए यहाँ पर इन्होंने एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है आपकी जिंदगी आसान करने के लिए। अच्छा जी, ये हो गया। और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड की बात हमने कर ली, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स की हमने बात कर ली। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल्स ऑफ प्लांट एसेट्स। प्लांट एसेट्स आपके पास थे, वो आपने जो है वो बेच दिए, मार्केट में सेल आउट कर दिए, तो उसके नतीजे में आपके पास पैसे आ गए, उसके नतीजे में $9,000 आपके पास तशरीफ ले आए, तो ये जो है ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर शुमार होगा, which activity is this is investing activity, सही, this is investing activity। और प्रोसीड यानी आपको पैसे मिले हैं, तो इसका मतलब है आप इसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर ऐड करेंगे। और फिर इसी तरह डिविडेंड पेड की हमने बात की, तो डिविडेंड्स पेड जो है ये हमारे पास $55,000। तो ये जो है ये हमारे डिविडेंड जो है वो चूंकि हम पे कर रहे हैं अपने जिन्होंने फाइनेंसर्स हैं, जिसको आप कह लें कि आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, तो ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होंगे, चूंकि आपकी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी और इक्विटी का पार्ट है, तो ये जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आएंगे। ठीक, कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज। कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज हमने सबसे शुरू में पढ़ा था कि दिस इज अ पार्ट ऑफ द कौन सा पोर्शन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। दिस इज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आप पे कर रहे हैं सप्लायर्स को और एम्प्लॉयज को, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो यानी मेन कैश फ्लो है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, उनके अंदर ये शुमार होगा। और फिर इंटरेस्ट पेड जो है ये आपके अगेन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन ये माइनस होगा। इसी तरह कैश पेड टू सप्लायर्स एंड एम्प्लॉयज ये भी माइनस होगा, और इनकम टैक्स पेड ये भी माइनस होगा। तो अब ये सवाल, ये मिसाल के तौर पर ये डेटा आपको दिया गया है, नीचे सवाल दिया गया है कि ये इन्फॉर्मेशन लेकर जो आपने करना है। अब यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कौन से मेथड से करना है, तो ये डिटरमाइन नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बाय द डायरेक्ट मेथड। मैंने आपको बताया था दो मेथड्स हैं हमारे पास, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की निशानी क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम द कस्टमर्स से बात शुरू होगी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, और इनडायरेक्ट मेथड में नेट इनकम से बात शुरू होगी। अब इस सवाल के अंदर नेट इनकम नहीं है, तो इसका मतलब है कि वैसे भी इन्होंने मेंशन कर दिया आपको कि कौन से मेथड से करना है, डायरेक्ट मेथड से, आपने इस मेथड से इसको करना है, सही है। तो ये जो है ये आपका एक क्लास से एक सवाल हमने यहाँ पर इसको प्रैक्टिकली भी सॉल्व कर लिया। फॉर्मेट इसका टाइटल ही क्या है, फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज।
तो फॉर्मेट जो है आप सेम उसी तरह बनाएंगे जिस तरह अभी हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर पढ़ा है। तो आप नोट कर लें, डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। इसी तरह 13.7, दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। तो ये दो हो गए। उसके बाद हम अगर आए प्रॉब्लम सेट ए, सही, प्रॉब्लम सेट ए जो है यहाँ पर भी हमें जो है इससे सिमिलर क्वेश्चन मिल सकता है, सही, ये हम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। और इसका भी टाइटल आप देखेंगे, फॉर्मेट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। तो 13.1 ए, प्रॉब्लम सेट ए 13.1 ए। तो ये जो है ये आप नोट कर लें, इसको आप कोशिश करें खुद सॉल्व करने की, और ऑलरेडी जो है वो आपको इससे सिमिलर मेथड दिए गए हैं। इनकम टैक्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप इनकम टैक्स को रिपोर्ट करते हैं तो इनकम टैक्स एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं, तो इनकम टैक्स जो है वो आपके इनकम स्टेटमेंट के अंदर आता है, तो वहां से सीधा सीधा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर आएगा। यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर तमाम इनकम टैक्स वाले आइटम्स जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर आएंगे। ये चीज़ हमें आसान कर देगी जिंदगी को, अगर समझ में आ जाएगी। तो ये सवाल हमारे पास आ गया, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उम्मीद है इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, लेकिन बहरहाल आपको ये प्रैक्टिस के लिए जो है वो क्वेश्चन, चूंकि हमने डिस्कस कर लिए 2 सवाल, तो ये वाला जो आपको से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 13.1 ए, और इसी तरह जो है मेरा ख्याल है कि 13.1 बी, वो भी तकरीबन जो है वो इसी मैकेनिज्म पे है, इसी मेथड पे है। ये इसमें भी फॉर्मेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज 13.1 बी, सही। ये मैंने आपको 4 सवाल जो है वो एक ही जैसे, सही, एक बहुत डिटेल में हमने बात कर ली, उसके बाद थोड़ा सा समराइज वे में एक्टिविटीज के हद तक हमने बात की, उसके बाद जो है अब हम 2 सवाल जो है वो 13.1 ए और 13.1 बी प्रॉब्लम सेट। तो ये जो है ये दोनों आप सिमिलर उसी अंदाज के हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्व करने के बाद मैंने रीचेकिंग के लिए भी ऑलरेडी एक टूल आपको दिया हुआ है, और वो टूल जो है वो आपके पास ये शीट है, और रिकॉर्डिंग के अंदर भी आ जाएगी। तो जिन लोगों ने अब तक इसको डाउनलोड नहीं किया वो डाउनलोड कर लें, और नहीं करना तो कोई बात नहीं, ना करें। तो ये जो है ये आपके पास जो है प्रॉब्लम पी से मुराद प्रॉब्लम है 13.1 ए। तो ये जो आप जब आप उसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आप उसको टैली कर सकते हैं, सही, ये है। फिर इसी तरह 13.7, एक्सरसाइज 13.7 की हमने बात की थी, ये हम उसको यहाँ पर टैली कर सकते हैं एक दफ़ा बनाने के बाद, उसके बाद टैली कर सकते हैं। तकरीबन वही चीज़ है जो हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम के अंदर तो बल्कि ज़्यादा डेप्थ में देख ली, यहाँ पर निस्बतन ज़्यादा सिंप्लीफाइड है। उसके बाद 13.1 बी, 13.1 बी, ये आप मेरे अगर कर्सर को ऑब्जर्व करें तो ये आप बहुत इजीली यहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो काम करने के बाद आप खुद भी टैली कर सकते हैं। चाइनीज एक कहावत है कि अगर किसी को आप एक दफ़ा खाना खिलाना चाहते हैं तो उसको मछली पकड़ के खिला दें, लेकिन अगर आप उसको ज़िंदगी भर खाना खिलाना चाहते हैं तो उसको मछली पकड़ना सिखा दें। मेरी कोशिश यही है कि आपको जो है वो अपना या किसी और का मोहताज बनाने के बजाय सिर्फ अल्लाह का मोहताज बनाया जाए, और कोशिश ये हो कि आपको सेल्फ लर्निंग का एक मैकेनिज्म मिल जाए। बहुत सारे लोगों को शायद ये ना समझ में आए, लेकिन जिनको समझ में आ गया वो भले एक दो लोग हों, लेकिन उनकी ज़िंदगी संवर सकती है इंशाल्लाह। तो ये मैकेनिज्म जो है ये आपको 13.1 बी जो है ये सेम उसी तरह के सवाल हैं, जब आप सॉल्व कर लेंगे। मेरी राय ये है कि इसको सॉल्व करने, अगर बिल्कुल आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से ही बात शुरू कर सकते हैं कि सवाल सामने रखें, उसका जवाब आपके सामने है, तो अब इसको खाली मैच करने की कोशिश करें, अच्छा वहाँ क्या है, इसमें क्या है, और क्या चीज़ें डिफरेंस हैं, तो वो आपको इंशाल्लाह समझ में आता जाएगा। लेकिन अगर जो है वो आपको समझ में आ गया है तो ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप जो है वो खुद सॉल्व करें, उसके बाद फिर अपने जवाब को और इसको मैच करें, तो ये ज़्यादा अच्छा है। जो भी मैकेनिज्म आपको सूट करता है वो आपके लिए इस्तेमाल हो सकता है। हमने डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम, 13.7 एक्सरसाइज, 13.1 ए जो है प्रॉब्लम, और 13.1 बी प्रॉब्लम, ये 4 चीज़ें जो है ये सिमिलर वे में बात की। सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम थी वो हमने डिस्कस की, उसको वर्किंग्स हमने नहीं डिस्कस की, उसकी वजह है कि इस लेवल पे अभी फिलहाल आपको बहुत ज़्यादा नहीं उलझाना चाह रहे, लेकिन और इतना ज़्यादा जो है वो पेचीदा सवाल आने का इम्कान भी कम है। लेकिन अब इन चारों की अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बेहतर अंदाज में इस चीज़ को आगे बढ़ा पाएंगे।
और फर्दर जो है वो इसमें हम जो है वो ये कह सकते हैं कि अभी तक हमने जो ये जाना कि ऑपरेटिंग यानी चार जो हमारे तीन मेन एक्टिविटीज हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग। सही है, आपने जितने भी अभी तक फॉर्मेट देखे, डेमोन्स्ट्रेशन का हो 13.7 का आप देख सकते हैं, इसमें 13.1 ए का देख सकते हैं, 13.1 बी आपके सामने ही है। इन सब के अंदर ये तीन एक्टिविटीज जो है वो प्रोमिनेंट हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और उसके बाद फिर कैश और कैश इक्विवेलेंट। सिंपल सा फॉर्मेट है, इतना ज्यादा पेचीदा नहीं है। जस्ट आप अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे, थोड़ी सी तवज्जो करेंगे, तो बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत सादा सी चीज है अगर समझना चाहेंगे तो। और नहीं समझना चाहेंगे तो कोई बात नहीं। तो बाकी मेन हेडिंग्स अगेन जिस तरह बाकी तमाम अकाउंटिंग की चीज़ों की होती हैं, सेम उसी तरह सबसे पहले कंपनी का नाम, उसके बाद स्टेटमेंट का नाम, उसके बाद जो है वो पीरियड के हवाले से या उसके ईयर के हवाले से बात होगी, क्वार्टर के हवाले से बात होगी। तो ये चीज़ें जो है वो आपके लिए बहुत ईजी वे में समझ के साथ हो सकती हैं। तो इस रिकॉर्डिंग को हम यहाँ क्लोज करते हैं। ये हमने बेसिकली प्रैक्टिस से थ्योरी की तरफ लेकर गए। अब नेक्स्ट हम जो है वो 2-4 मिनट पानी की ब्रेक कर लेते हैं, यानी पानी वानी पी लें। उसके फौरन बाद 2-4 मिनट के अंदर ही, क्योंकि हमने ब्रेक जो है वो नहीं करनी, बल्कि हम डायरेक्ट जो है वो इसको क्लास एंड की तरफ जाएंगे आखिर में, तो हम थोड़ा सा जो है वो स्लाइड्स को भी गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वहाँ पर भी वो कर लें। तो वो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग के अंदर हम बात करेंगे, और इसको जो है इस रिकॉर्डिंग को फिलहाल